हेलो एवरीवन, हम IAS 38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और IAS 38 में स्पेसिफिकली इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। अब जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया कि एक इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि आपने इंटेंजिबल एसेट को किस मोड ऑफ एक्विजिशन में या किस तरह से एक्वायर किया है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तो किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। देखें, अगर हम बात करें ना इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की, तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स को हम पहले तो प्राइमरी दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक कैटेगरी होगी इंटरनली जनरेटेड गुडविल की, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड मास्टर हेड्स या मास्टर टाइटल्स वगैरह। सर वो इंटेंजिबल एसेट जो कि आपका इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट या कस्टमर इंफॉर्मेशन है, इन चीज़ों को हम एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। हम कभी भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड मास्टर हेड्स, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट को एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एक तो रीज़न ये है कि ये सेपरेबल नहीं है। भाई फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे जैसे मेरा बिजनेस कंटिन्यू होगा, जैसे जैसे मेरा बिजनेस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली मेरे बिजनेस की एक गुडविल, एक ब्रांड, एक रिकॉग्निशन क्रिएट हो रही होगी। लेकिन ये जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल या ब्रांड है ये सेपरेबल नहीं है। चूंकि ये सेपरेबल नहीं है, इसको मैं बिजनेस से अलग नहीं कर सकता और ना ये किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा है, तो इस वजह से ये आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, तो हम इसे एज अ इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट की बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने कस्टमर्स का डाटा, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रखी है, तो इस कस्टमर के डाटा को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को तो मैं सेपरेटली सेल कर सकता हूं, तो ये तो सेपरेबल है। यस, ये सेपरेबल तो है, लेकिन स्टिल इसकी आप कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। देखिए मैं रिपीट करता हूं, अगर तो हमारे बिजनेस की कोई इंटरनली जनरेटेड गुडविल या ब्रांड है तो ये तो सेपरेबल ही नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कॉलेज स्टार्ट किया, कोई हॉस्पिटल स्टार्ट किया, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आप बिजनेस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ोगे, इसकी एक रिकॉग्निशन, इसकी एक ब्रांड वैल्यू, इसकी एक गुडविल होगी। लेकिन इस ब्रांड वैल्यू को, इस गुडविल को आप सेपरेट नहीं कर सकते अपने बिजनेस से। तो चूंकि ये सेपरेबल नहीं है, चूंकि ये किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के नतीजे में अराइज नहीं हुआ, यानी कि ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। सर अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपने बिजनेस में ओवर द ईयर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स का डाटा इकट्ठा कर रखा है और उस डाटा को तो मैं सेपरेटली बेच सकता हूं, ये तो सेपरेबल है। यस, ये सेपरेबल तो है, लेकिन ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि आप इस इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट की कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। आपने तो ओवर द ईयर्स, ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स अपना बिजनेस रन करते करते डिफरेंट चीजों के ऊपर कॉस्ट इनकर किए और आपने कस्टमर इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर ली है। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो गया, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो गया, या इंटरनली जनरेटेड कस्टमर इंफॉर्मेशन वगैरह हो गया, ये चीजें कभी भी एज अ इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि या तो ये इंटेंजिबल की डेफिनेशन ही मीट नहीं कर रहे होंगे, या फिर इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरह के इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, आप कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप एक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की टीम बैठाकर कोई नई मेडिसिन इजाद कर लो, या आप डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की टीम बैठाकर कोई एक नई वैक्सीनेशन इजाद कर लो, या किसी भी बिजनेस में आप कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट खुद डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप एजुकेशन के बिजनेस के साथ रिलेटेड हो, आप पढ़ाने का, आप टीचिंग का कोई नया मेथड डेवलप कर लो, या आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हो, आप एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो, तो वो कोई और इंटेंजिबल हो सकता है अदर देन गुडविल, अदर देन ब्रांड, अदर देन कस्टमर इंफॉर्मेशन, जो कि आप इंटरनली जनरेट या इंटरनली डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह के इंटेंजिबल जो कि हम इंटरनली जनरेट या इंटरनली डेवलप कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई मेडिसिन हो, कोई फॉर्मूला हो, कोई वैक्सीनेशन हो, या कोई और इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हो, इसकी कैपिटलाइजेशन के हवाले से IAS 38 हमें प्रॉपर प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। IAS 38 ये कहता है कि जो भी हमारे ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स है ना, जो भी हमारे ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स है, मैं गुडविल या ब्रांड या कस्टमर इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिसिन की, मैं फॉर्मूला की, मैं सिस्टम की, मैं प्रोसेस की, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों की जो इंटरनल डेवलपमेंट है, इसको हम दो फेजेस में तोड़ देंगे, इसको हम दो फेजेस में बाइफरकेट कर रहे होंगे। एक फेज कहलाया जाएगा रिसर्च फेज, एक फेज कहलाया जाएगा रिसर्च फेज, और दूसरा फेज कहलाया जाएगा डेवलपमेंट फेज।
एक फेज कहलाया जाएगा रिसर्च फेज और दूसरा फेज कहलाया जाएगा डेवलपमेंट फेज। और रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज की बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर्स की कैपिटलाइजेशन या एक्सपेंडिचर्स को पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। हम रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज होता क्या है और कब इस रिसर्च फेज या डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप एक समरी के तौर पे देखें ना, तो रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज के दरमियान एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि आपके इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की जिस वक्त टेक्निकल फिजिबिलिटी अराइज हो रही होती है उस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग आपका रिसर्च फेज खत्म हो रहा होता है और उसके बाद आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो रहा होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रिसर्च फेज क्या होता है, डेवलपमेंट फेज क्या होता है, रिसर्च फेज में क्या क्या काम किए जाते हैं, डेवलपमेंट फेज में क्या क्या काम किए जाते हैं, और फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन से पर्टेनिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स देखेंगे। देखें आपके सामने रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज की एक डेफिनेशन आ रही है। सबसे पहले अगर हम रिसर्च फेज की डेफिनेशन को देखें, कहता है रिसर्च is the original and plan investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Research is the original and plan investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific and technical knowledge and understanding. Research एक ऐसे प्रोसेस का नाम है, एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन का नाम है जिसमें आप नई साइंटिफिक नॉलेज, आप नई टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक जगह गैदर करते हो, उनको एक्वायर करते हो। सर इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को हम रिसर्च फेज कह रहे होंगे। यानी कि वो फेज जिसमें आप नई साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक जगह गैदर करोगे, एक जगह इन्वेस्टिगेट करोगे, एक जगह लेकर आओगे, सर ये सारा प्रोसेस आपका रिसर्च फेज कहलाया जाएगा। सर रिसर्च फेज में क्या क्या काम किए जाएंगे, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आ रही है हमारे पास। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। अगर आप किसी मार्केट के हवाले से मार्केट के डायनामिक्स की इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर करते हो, कस्टमर के बिहेवियर को एक जगह गैदर करते हो, अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के अंदर एक्सेप्टेंस के हवाले से रिसर्च वगैरह करते हो, यानी कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो मार्केट से पर्टेनिंग हो, चाहे वो कोई टेक्निकल हो, चाहे वो कोई और एस्पेक्ट हो, अगर आप न्यू नॉलेज वगैरह गैदर करने के लिए एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करते हो तो ये रिसर्च फेज है। इसी तरह से द सर्च फॉर और इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी भी प्रोसेस के हवाले से रिसर्च की, अब रिसर्च के नतीजे में आपके पास कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी प्रोसेस है, कोई फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन ईजाद कर रहे हो, आपने कोई मेडिसिन के लिए, कोई फॉर्मूला के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो पहले आपने उस बीमारी को देखा, उस बीमारी के हवाले से जो जो डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर कर ली। अब आपने मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली, लेकिन इन सारे ऑप्शंस या इन सारी इंफॉर्मेशन में से कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन की इवैल्यूएशन करनी है, कौन से ऑप्शन की सिलेक्शन करनी है, ये सारा काम भी आपका रिसर्च फेज का पार्ट बन रहा होगा। इसके बाद द रिसर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और सर्विसेज। जो भी आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग के लिए अल्टीमेटली जब इंटेंजिबल की डेवलपमेंट पे जाओगे तो उसके लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल करोगे, इसके लिए क्या सर्विसेज इस्तेमाल करोगे, उसके लिए कौन सी मशीन, कौन सी डिवाइसेस, कौन सी प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करोगे, इस चीज़ की भी आप पहले अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, पहले आप एक प्रोसेस कर रहे हो कि हमें करना क्या, यानी कि इवैल्यूएट कर रहे हो, तो ये सारा काम आपका रिसर्च फेज कहलाया जाएगा। इसी तरह से द फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर न्यू और इंप्रूव मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम्स एंड सर्विसेज। यानी कि जितने भी आपने इंटेंजिबल एसेट की क्रिएशन में, डेवलपमेंट में जो मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, सिस्टम वगैरह डेवलप करने हैं, उसके लिए क्या डिज़ाइन होगा, क्या उसकी फाइनल सिलेक्शन होगी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की, ये सारा काम आपका मिला जुला कर रिसर्च फेज कहलाया जा रहा होगा। तो ये तो था हमारे पास रिसर्च फेज कि रिसर्च फेज इज द ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आ सकती है उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। अब देखें, एक प्रोडक्ट की, एक इंटेंजिबल के डेवलपमेंट में जो रिसर्च फेज है, रिसर्च फेज में बेसिकली आप फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, बेसिकली आप फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल कर रहे हो। यानी कि जब आप इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हासिल करने के प्रोसेस में हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एंड में ये रियलाइज हो कि ये सारी मेहनत बेकार थी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एंड में ये रियलाइज हो कि यार ये जितना काम किया है ये सारा तो वेस्ट हो गया, हम जो बनाना चाह रहे थे वो बन ही नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ यार जो प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो डेवलप्ड हो सकती है। इन एनी केस जब आप रिसर्च प्रोसेस करते हो या रिसर्च फेज कंडक्ट करते हो तो रिसर्च फेज के बाद आपको नहीं पता क्या होना,
आपको नहीं पता कि आपके रिसर्च फाइंडिंग के बाद आप किसी पॉसिबल या पॉजिटिव आउटकम की तरफ पहुंचोगे, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि रिसर्च फेज में आपने जो सारे काम किए, जो सारे एक्सपेंडिचर वगैरह किए, उस हवाले से हम इस बात के लिए प्रोबेबल नहीं है कि एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। हम इस बात पे श्योर नहीं है, हम इस बात पे प्रोबेबल नहीं है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इसी वजह से रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होगा वो आपका इमीडिएटली पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। चूंकि आप रिसर्च फेज में एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारा डाटा एक जगह गैदर कर रहे होते हो, फिर आप अल्टीमेटली किसी नतीजे पे पहुंचोगे ना कि रिसर्च का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, आगे कुछ हो सकता है या नहीं, आगे कुछ डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। तो यानी कि जिस वक्त आप रिसर्च फेज में हो, टेक्निकली स्पीकिंग आप श्योर नहीं हो कि आने वाले वक्तों में इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक फायदा होगा या नहीं होगा। इस वजह से आईएएस 38 ये कहता है कि रिसर्च फेज में जो सारा खर्चा किया जाएगा वो सारा खर्चा आपका एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। रिसर्च फेज के बाद एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी कि एक पॉइंट आएगा जिस वक्त आपको ये रियलाइज होगा कि यार हमारी रिसर्च के नतीजे में जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, अब ये टेक्निकली फिजिबल नजर आ रहा है कि हम इंटेंजिबल को डेवलप कर सकते हैं। हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उसके हवाले से हमारे पास पॉजिटिव आउटकम आया है, अब हम इंटेंजिबल की डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट कर रहे होंगे। डेवलपमेंट फेज की डेफिनेशन रीड करता है, कहता है डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज to a plan or design for the production of the new or substantively improved material, device, product, process, system or services before the start of the commercial production or use. सर डेवलपमेंट फेज क्या है कि आपने रिसर्च फेज में रिसर्च फाइंडिंग्स को इकट्ठा कर लिया, रिसर्च फाइंडिंग से आपने टेक्निकली फिजिबिलिटी निकाल ली कि भाई आप जिस प्रोडक्ट, आप जिस सिस्टम, आप जिस प्रोसेस, आप जिस गुड्स, आप जिस सर्विस की बात कर रहे थे उसकी डेवलपमेंट टेक्निकली फिजिबल है। तो आप उस रिसर्च फाइंडिंग्स को ही अप्लाई करोगे, आप उस रिसर्च फाइंडिंग्स को ही यूज करोगे इन ऑर्डर टू डेवलप, इन ऑर्डर टू डिजाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन ऑर्डर टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, न्यू मटेरियल, न्यू गुड्स, न्यू सिस्टम, न्यू सर्विसेज। तो सर ये अब आपका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो रहा होगा। यानी रिसर्च में आप फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, डेवलप में उसी इंफॉर्मेशन को, उसी रिसर्च की फाइंडिंग्स को आप अप्लाई करोगे किसी चीज को डेवलप करने के लिए। सर डेवलपमेंट फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी? कहता है एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप एंड मॉडल। सर आप किसी भी प्रोडक्ट, आप किसी भी गुड या सर्विस का जो प्रोटोटाइप बनाते हो, सर प्रोटोटाइप क्या होता है? देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई गुड या सर्विस नया डेवलप करते हो तो आप उसका जो पहला यूनिट बनाते हो, जब उसका पहला वर्जन, पहला एडिशन बनाते हो कि भाई आपने एक पहला यूनिट, पहला वर्जन बनाया कि अब इस जैसे हम और बनाएंगे, तो वो जो पहला यूनिट, पहला वर्जन होता है ना, पहला एडिशन होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप की डिजाइनिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे, टेस्टिंग वगैरह पे जो खर्चा हुआ, ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। इसी तरह से द डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइस इन्वॉल्विंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी आप न्यू टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चीजें वगैरह इस्तेमाल करोगे, टूल्स, जिग्स, मॉड्यूल्स वगैरह, उनकी जो डिजाइनिंग वगैरह पे खर्चा होगा, ये सारा डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट that it is not of a scale economically feasible for commercial production। आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट, उसका एक पायलट प्लान रन करते हो, यानी इस प्रोसेस को एक दफा गो थ्रू करते हो, एक पायलट प्लान करते हो कि भाई इस तरीके से हम सिस्टम को लेके चलेंगे। तो जो वो पायलट प्रोजेक्ट या पायलट प्लान पे खर्चा हुआ, ये सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चोजन ऑल्टरनेटिव फॉर द न्यू और इंप्रूव मटीरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज। यानी कि रिसर्च फेज में आपने डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखे, उसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पिक किया, ये रिसर्च फेज ही चल रहा था। अब एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पिक करने के बाद उसको अप्लाई कर रहे हो, उसकी डिजाइनिंग कर रहे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये सारा आपका डेवलपमेंट फेज का खर्चा कहलाया जाएगा। देखिए जब आप किसी प्रोडक्ट की, जब आप किसी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो रिसर्च में आप फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि जो हम करना चाह रहे हो वो हो भी सकता है या नहीं, हो सकता है ना हो सकता हो सकता है हो सकता हो। तो रिसर्च फेज का खर्चा तो आपका एक्सपेंस आउट होगा। रिसर्च के बाद एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में नाउ यू आर टेक्निकली फिजिबल कि भाई जो चीज हम बनाना चाह रहे थे वो बन सकती है। तो अब हमारा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा और डेवलपमेंट फेज के अंदर हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। देखिए डेवलपमेंट फेज को अगर हम टेक्निकली समझें तो डेवलपमेंट फेज इज द स्टार्ट कि जब आप ये फील कर रहे हो, जब आप ये समझ रहे हो
कि हाँ अब इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं, तभी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। रिसर्च में तो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज हो रही थी, हमें नहीं पता आगे जाके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। लेकिन डेवलपमेंट तो स्टार्ट ही उस वक्त होगी ना जब यू आर समहाउ कॉन्फिडेंट और श्योर कि यार अब जो खर्चा किया जा रहा है इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा होगा वो सारा का सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। डेवलपमेंट फेज में भी जो खर्चा होगा, डेवलपमेंट फेज या डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी जो खर्चा या एक्सपेंडिचर होगा, उनको भी कैपिटलाइज करने के लिए IAS 38 हमें एक कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। IAS 38 ये कहता है कि रिसर्च फेज में जो खर्चा हुआ वो तो एनी हाउ एक्सपेंस आउट होगा। डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा होना है या जो खर्चा हो रहा है ये एज अ इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज हो सकता है अगर ये सारी कंडीशंस, अगर ये 6 के 6 कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहे हो। तो रिसर्च फेज का खर्चा हमेशा एक्सपेंस आउट होगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी एक्सपेंस आउट होगा अनलेस कि आपका ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। अब ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में 6 कंडीशंस या 6 क्राइटेरियाज आ रहे हैं, ये 6 की 6 कंडीशंस से 6 की 6 क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे, मीट होंगे तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे। वन बाय वन इस कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया को डिस्कस करता है। कहता है एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट shall be recognized as an asset if and only if an entity can demonstrate all the followings. Number 1, the technical feasibility of completing the intangible so that it will be available for use or sale. The technical feasibility of completing the intangible so that it will be available for use or sale. यानी कि रिसर्च फेज के बाद आपके पास एक पॉइंट जिसे हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी का नाम दिया था, ये बात टेक्निकली फिजिबल हो कि भाई जो इंटेंजिबल है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो सकता है और इसे हम अल्टीमेटली यूज कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे। क्राइटेरिया नंबर 2, द इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल इट। कंपनी की नियत हो, कंपनी की इंटेंशन हो कि जो इंटेंजिबल की डेवलपमेंट आज स्टार्ट कर रही है इसको ये कंप्लीट करेगी, इसको ये कंप्लीट करने के बाद यूज या सेल करने की पोजीशन में होगी। तो कंपनी की नियत का होना जरूरी है कि इंटेंजिबल की डेवलपमेंट को ये कंप्लीट भी करेगी। क्राइटेरिया नंबर 3, द एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, द एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। अब देखिए यहां पे ना आपको क्राइटेरियाज मिलते जुलते नजर आएंगे लेकिन एक्चुअली ये सारी अलग अलग बातें हैं। क्राइटेरिया नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं कि कंपनी की नियत होनी चाहिए कि कंपनी इस इंटेंजिबल को कंप्लीट करेगी। क्राइटेरिया नंबर 3 में कह रहा है कि कंपनी की औकात होनी चाहिए कि कंपनी जो ये इंटेंजिबल कंप्लीट करेगी उसे आगे यूज या सेल कर सकेगी। एक तो नियत के इंटेंजिबल को पूरा करेंगे, दूसरी औकात कि जब ये पूरा हो जाएगा तो इसको इस्तेमाल या बेच सकेंगे। भाई फॉर एग्जांपल अगर हम डेवलपमेंट में इतना खर्चा कर दें कि हमारे सारे फंड्स खत्म हो जाए और डेवलप करने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल भी हमारी औकात नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में पिच कर सके, इस्तेमाल कर सके या बेच सके, तो इसका मतलब है कि आपकी एबिलिटी, आपकी औकात होनी चाहिए कि वंस आपका इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे यूज या सेल कर सकोगे। क्राइटेरिया नंबर 4, हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। Among other things, the entity can demonstrate the existence of the market for the output of the intangible or the intangible itself, or it is to be used internally, the usefulness of the intangible. जिस इंटेंजिबल की आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, सर इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि इससे इंटेंजिबल जनरेट होगा, ये आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर रहा होगा, ये आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर रहा होगा। ऑब्वियसली ये तो वन ऑफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है किसी भी एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हम एक एसेट को ऐसा एसेट रिकॉर्ड ही उस वक्त करते हैं जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। तो क्राइटेरिया नंबर 4 में कह रहा है कि आपके इंटेंजिबल एसेट के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो प्रोबेबल है। अगर हमारा बेचने का इरादा है तो हम मार्केट एग्जिस्ट करती है जहां पे हम ये इंटेंजिबल बेच सकेंगे। अगर हमारा यूज करने का इरादा है तो हमारी औकात, हमारी यूजफुलनेस होनी चाहिए कि हम इस इंटेंजिबल को इंटरनली यूज कर रहे होंगे। क्राइटेरिया नंबर 5, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible. The ability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible. देखें क्राइटेरिया नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास इनफ टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज हो, यानी कि आपकी औकात हो कि आप इसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकोगे। अब क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 3, क्राइटेरिया नंबर 5 को अगर मैं देखूं तो मिलती जुलती बातें लग रही है लेकिन सारी अलग अलग बातें हैं। कह रहा है आपकी औकात हो, आपके पास टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज हो कि आप इस इंटेंजिबल को कंप्लीट कर सकोगे। पॉइंट नंबर 2 में कहा कि आपकी नियत हो कि आप इस इंटेंजिबल को कंप्लीट करोगे।
पॉइंट नंबर 3 में कहा कि आपकी औकात हो कि कंप्लीट करने के बाद इसे यूज कर सकोगे, सेल कर सकोगे। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि यू मस्ट हैव टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, कि आप इसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लोगे। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा था कि आपकी नियत हो कि आप इसे कंप्लीट करोगे, और पॉइंट नंबर 3 में कह रहा था कि आपकी औकात हो कि आप कंप्लीट करने के बाद इसे यूज या सेल कर सकोगे। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास द एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, द एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। यानी कि क्राइटेरिया नंबर 4 और क्राइटेरिया नंबर 6 एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, ये बात पॉइंट नंबर 6 में लिखी है, और एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, ये बात पॉइंट नंबर 4 में लिखी थी। बाकी कुछ कंडीशंस या कुछ क्राइटेरिया ऐसे थे जो हमने यहाँ पे एडिशनल डिस्कस किए हैं। तो एक प्रोडक्ट की, एक इंटेंजिबल एसेट की अगर हम इंटरनल जनरेशन, इंटरनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट होगा, डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा होगा वो भी एक्सपेंस आउट होगा, अनलेस कि ये 6 कैपिटलाइजेशन क्राइटेरियाज मीट हो रही हो। ये 6 की 6 कंडीशंस, ये 6 के 6 कैपिटलाइजेशन क्राइटेरियाज मीट होंगे तो आपका डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज हम डेवलपमेंट फेज का खर्चा भी एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट की रिसर्च स्टार्ट किया, रिसर्च फेज जो भी खर्चा हुआ, रिसर्च फेज का खर्चा हमने एक्सपेंस आउट कर दिया, रिसर्च का खर्चा या रिसर्च फेज कंप्लीट हो गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी का पॉइंट आ गया, अब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो रहा है। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया, लेकिन इन 6 में से सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, कुछ कंडीशंस फुलफिल हुई, कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई। अब डेवलपमेंट फेज का जो खर्चा है वो भी एक्सपेंस आउट हो रहा होगा क्योंकि ये 6 की 6 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। लेकिन डेवलपमेंट फेज में एंटर होने के बाद जो खर्चा आप कर रहे थे वो एक्सपेंस आउट कर रहे थे क्योंकि 6 के 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद ये 6 की 6 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, कुछ अरसे बाद ये 6 की 6 कंडीशंस फुलफिल हो गई। 6 कंडीशंस फुलफिल होने के बाद जो खर्चा होगा वो डेवलपमेंट फेज का कैपिटलाइज किया जाएगा। अगर डेवलपमेंट फेज में एंटर होते वक्त आपकी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही और सब्सिक्वेंटली आगे जाकर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो डेवलपमेंट फेज का जो खर्चा हम एक्सपेंस आउट कर चुके हैं, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा हम एक्सपेंस आउट कर चुके हैं उसको हम अब कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो एक्सपेंस आउट हो गया। इवन स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो और आप ये बाइफिकेट ही नहीं कर पा रहे कि रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट क्या है, आप ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा रिसर्च फेज है, कौन सा डेवलपमेंट फेज है, तो फिर ये अज्यूम किया जाएगा कि ये सारा का सारा ही रिसर्च फेज है और सारा ही खर्चा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड इवन ये करता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट की, अगर आपने एक इंटेंजिबल की इंटरनल जनरेशन, इंटरनल डेवलपमेंट स्टार्ट की और आप ये ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, यही बाइफिकेट नहीं कर पा रहे रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो अब इस पूरे प्रोसेस को ही रिसर्च समझा जाएगा और सारा खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनर कहता है कि आज हम बैठे हुए 2023 में, आज हम बैठे हुए 2023 में और 2023 में हमें रियलाइज हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट की, हमने एक इंटेंजिबल की डेवलपमेंट 2022 में स्टार्ट की थी, हमने एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट 2022 में स्टार्ट की थी। 2022 में उस डेवलपमेंट के बाद कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, लेकिन 2023 में आकर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो पुराने वाले एक्सपेंस को क्या एक्सपेंस ही रहने दें या कैपिटलाइज कर दें। सर अगर पिछले साल डेवलपमेंट फेज में कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था तो वो खर्चा एक्सपेंस आउट ही होगा, उस खर्चे को आप सब्सिक्वेंटली कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपका एग्जामिनर ये कहे कि आज हम 2023 में हमने एक इंटेंजिबल की डेवलपमेंट 2022 में स्टार्ट की थी और 2022 में कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी मीट हो गया था। 2022 में डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और 2022 में ही कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी मीट हो गया था, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने, लेकिन हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर ने गलती से वो खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया। आज हम 2023 में, 2022 में हमने एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और 2022 में कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया था, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने, हमारे सीएफओ साहब ने 2022 का खर्चा गलती से एक्सपेंस आउट कर दिया। क्या अब इसको सही कर सकते हैं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे आपसे एरर हुआ है, यहां पे आपसे एरर हुआ है। अगर 2022 में ही डेवलपमेंट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया था तो वो 2022 में ही कैपिटलाइज होना चाहिए था। अब आपको 2023 में आके ये बात पता चल रही है, तो ये करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर है। इसे एज पर IAS 8 हम रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर रहे होंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट कर रहे होंगे।
लेकिन अगर पहले क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ और सब्सिक्वेंटली क्राइटेरिया मीट हो गया तो जो पुराना खर्चा है वो आपका कैपिटलाइज नहीं हो रहा होगा। लास्ट एरिया डिस्कस करते हैं कि इस डेवलपमेंट या इस इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की इंटरनल जनरेशन में, इंटरनल डेवलपमेंट में कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि हमारी जनरली कैपिटलाइज हो रही होगी और कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि हमारी कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी। देखिए वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि इंटेंजिबल एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होने के बाद इनकर हो रहे हैं, फिर चाहे वो मटेरियल की कॉस्ट हो, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो एम्प्लॉय की कॉस्ट हो, चाहे वो सर्विसेज की कॉस्ट हो, जो कि इस इंटेंजिबल एसेट की डेवलपमेंट में, जनरेशन में इस्तेमाल हुआ है, वो सारी कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अगर आपने इसकी डेवलपमेंट के लिए कोई लीगल राइट, कोई लीगल क्या कहते हैं, लीगल राइट लिया है या कोई अप्रूवल वगैरह लिया है, तो ये लीगल राइट या अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए कोई और इंटेंजिबल एसेट इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए कोई और टेंजिबल एसेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो आम हालात में तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देते हैं, लेकिन अगर एक टेंजिबल या इंटेंजिबल किसी और एसेट की जनरेशन के लिए, किसी और एसेट की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर वो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन भी आपके नए एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद डेवलपमेंट फेज में एम्प्लॉइज के ऊपर, लेबर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, लीगल टाइटल की रजिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर या कोई और एसेट वगैरह को इस्तेमाल किया तो उसकी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी हम इस न्यू एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। इवन कि अगर आप एक इंटेंजिबल एसेट को इंटरनली जनरेट करते हो और इसकी डेवलपमेंट में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है और इसकी डेवलपमेंट की जो फाइनेंसिंग है वो आउट ऑफ जनरल या स्पेसिफिक बोरोइंग फंड्स की जाती है। आपने किसी इंटेंजिबल एसेट की इंटरनली जनरेशन, इंटरनली डेवलपमेंट स्टार्ट की और इसकी डेवलपमेंट में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा और आपने इस डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए कोई बोरिंग्स की हैं, कोई जनरल बोरिंग्स, कोई स्पेसिफिक बोरिंग की है, तो IAS 23 के तहत उस बोरिंग के ऊपर जो आने वाली बोरिंग कॉस्ट है उससे भी हम इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई बोरिंग की जाए तो बोरिंग कॉस्ट हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। सेम उन्हीं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के तहत IAS 23 के तहत हम यहां भी इंटेंजिबल की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आपका वो इंटेंजिबल एक क्वालिफाइंग एसेट हो जिसको बनाने में, जिसको मैन्युफैक्चर करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो। इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड्स हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जो हमारे प्रोसेस की इनएफिशिएंसीज हैं, कोई ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, कोई ऑब्नॉर्मल लॉसेज हैं, कोई स्टाफ ट्रेनिंग पे खर्चा है, कोई इस तरह के खर्चे हैं, तो ये सारी चीजें हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे, इसे हम सिंपली एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। रिपीट करते हैं कौन कौन सी कॉस्ट। अगर जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग या अदर ओवरहेड्स है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। अगर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, इनएफिशिएंसीज की वजह से नुकसान हुआ है, इनएफिशिएंसी की वजह से खर्चा हुआ है, स्टाफ ट्रेनिंग पे, इन चीज़ों को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये सारी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स, कौन कौन से कॉस्ट हमारे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हमारे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का पार्ट नहीं बन रहे होंगे। तो ये तो हमारे पास एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट को इंटरनली जनरेट, इंटरनली डेवलप किया जाए तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कब कब कैपिटलाइजेशन होगी, कब कब कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। एक और चीज देखें, अगर हम एक इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, इंटरनली डेवलप कर रहे हैं, तो रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। अगर आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे बल्कि उसको एक्वायर कर रहे हो, अगर आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे बल्कि उसे एक्वायर कर रहे हो, यानी कि भाई किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, आपने उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स एक्वायर कर ली, किसी ने ऑलरेडी रिसर्च और कुछ डेवलपमेंट कर रखी है, आपने उसके रिजल्ट्स एक्वायर कर लिए। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर कर रहे हो तो सर एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुली कैपिटलाइज्ड होगी, एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुली कैपिटलाइज्ड होगी। क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर आप रिसर्च की फाइंडिंग्स खरीद रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट की फाइंडिंग्स खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए पे ही इसलिए कर रहे हो कि आप समझते हो कि इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकोगे। भाई एज अ कंपनी अगर मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर रहा हूं, कर सकूंगा, तो ही मैं रिसर्च फाइंडिंग्स खरीदूंगा ना, तो ही मैं पार्शियली कंप्लीटेड डेवलपमेंट फेज वगैरह खरीदूंगा। तो अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्शियली कंप्लीटेड एक्वायर किया है तो सर अब हम इसे बिल्कुल कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट पार्शियली कर दिया है, उस कंपनी ने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया है या नहीं किया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किसी और कंपनी से पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर कर ली,
तो ये जो पार्शियली कंप्लीटेड एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। अब चूंकि ये पार्शियली कंप्लीटेड थी, आपने इसको कंप्लीट करना है, तो एक्वायर करने के बाद आपने जो रिसर्च फर्दर की ये रिसर्च एक्सपेंस आउट होगी, लेकिन एक्वायर करने के बाद जो आपने फर्दर डेवलपमेंट की ये डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप एक्वायर करते हो ये कैपिटलाइज करोगे, उसे कंप्लीट करने के लिए खुद रिसर्च फर्दर करते हो ये एक्सपेंस आउट करोगे, उसे कंप्लीट करने के लिए फुल खुद फर्दर डेवलपमेंट करते हो ये कैपिटलाइज करोगे अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ओवरऑल इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के वाले से। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।